नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। देखिए, लोकसभा का चुनाव अब अपने जोरों पर है और लगभग सभी जगह, चाहे वो एनडीए हो या फिर आईएनडीआई गठबंधन हो, इन्होंने लगभग जगह पे सीटों का समीकरण बैठा लिया है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में राजनीति हो रही है, इसको समझने की आवश्यकता जरूर है। आप अगर शुरू से उठा करके देख लें, जिस समय एनडीए में सीटों का समीकरण नहीं हुआ था, कौन से दल एनडीए के साथ रहेंगे, कौन से छोड़ के जाएंगे, उस समय भी उपापोह की स्थिति बनी हुई थी। फिर धीरे उसमें सबसे पहले जो नाराज चल रहे थे चिराग पासवान, उनकी सीटें फाइनल की गई। वो पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि उन्हें 5 सीटें दी जाएगी और उन्हें मनाया गया। उसके बाद फिर सीटों का समीकरण बना, जिसमें कि नीतीश कुमार को 16 सीटें, भाजपा 17 सीटें, चिराग पासवान को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक सीट का समीकरण बैठा। इसके हिसाब से इधर में पूर्ण विराम लगा कि ये दल एनडीए के साथ रहेंगे और जो इसमें शामिल नहीं हो सके, जैसे मुकेश सहनी की बात हो रही थी कि मुकेश सहनी को 1 सीट ऑफर किया गया था, मुकेश सहनी ने मना कर दिया। पशुपति पारस को सीधा अवॉइड कर दिया गया। फिर संभावनाएं बनी और कहा जा रहा था कि राजद इसी चीज का वेट कर रही है कि जो इधर में चाहे वो टिकटार्थी हो या जो दल हो एनडीए से छटकते हैं, तो आरजेडी उनको अपने पाले में ले लेगी। और चूंकि नीतीश कुमार के हटने के बाद बहुत ज़्यादा सीटों वहाँ पर उपलब्ध थे, इसलिए राजद को लगता था कि जितने भी दल आएंगे सभी को आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी जब ये मैं खबर कर रहा हूं, तो आपने देखा कल ही जनता दल यूनाइटेड ने अपनी 16 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। देर रात भाजपा ने भी अपने 17 कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी फिक्स ही हैं। सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी को अपने कैंडिडेट का अनाउंस करना बाकी है। इसमें से 2 सीटें तो फिक्स है। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और उनके बहनोई जमुई से चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर में भी लगभग नाम फाइनल है। सिर्फ 2 सीटों का समीकरण बनना बाकी है, वैशाली और खगड़िया। क्या वैशाली और खगड़िया, जो पूर्व में चिराग पासवान को छोड़कर गए थे महबूब अली कैसर और वीणा देवी, इन्हें टिकट दिया जाएगा या कोई नया कैंडिडेट आएगा, इस पे मुहर लगनी बाकी है। तो लगभग आपने देखा होगा इन तमाम सीटों में जो एनडीए ने घोषित किया है, खबरें बहुत सारी चल रही थी कि नए लोगों को जिस प्रकार से भाजपा प्रयोग करती है वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा उलटफेर इन टिकटों में नहीं दिखा। नीतीश कुमार लगभग अपने पुराने कैंडिडेट को ही रिपीट किए, 2-3 नामों को अगर आप छोड़ दें तो। और कुछ चीज़ें इसमें हुई, जैसे सिवान की सीट से कविता सिंह का नाम कटना तय था, वहाँ पर
विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी को। तो कहीं ना कहीं ये खबर चल रही है कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करने के लिए वो सीट दी गई। आपने उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर किसी को कैंडिडेट की ज़रूरत होगी और वो कम सीटों पर लड़ रहा है, तो अगर अच्छे प्रत्याशी हैं तो वो ले सकते हैं। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं भी लूँगा, लेकिन वो तो चूंकि एक ही सीट पे लड़ रहे हैं तो वो किसे लेंगे। लेकिन उनके पास जो कैंडिडेट थे उनमें से उन्होंने विजय लक्ष्मी को टिकट सिवान से दिया। कई ऐसे धुरंधर थे और जिनकी पकड़ उस क्षेत्र में मजबूत थी, उसके बावजूद भी वहाँ से टिकट कटा। और कमोबेश वही हाल भाजपा में भी दिखाई दिया। भाजपा ने 2-3 सीट पे अपने कैंडिडेट को चेंज किया और लगभग वही लोग रिपीट हुए जो पहले से 2019 में जीत कर आए थे। लेकिन इस पर भी गौर करने वाली बात ये है, इन 17 में से 2019 के चुनाव में 9 कैंडिडेट स्वर्ण जाति से आते थे। इस बार नवादा सीट जुड़ने के बाद 10 हो गए। 10 कैंडिडेट जो हैं वो स्वर्ण जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी जो 7 सीटें हैं उसमें से अति पिछड़ा, पिछड़ा, ओबीसी, ये सारे लोगों को मिलाकर एडजस्ट किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 17 सीटों में एक भी महिला कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। जहां 33% रिजर्वेशन की बात होती है, तो ऐसे में ये एक सवाल उठता है कि भाजपा के अंदर कोई ऐसा महिला नेता नहीं थी जिन्हें टिकट दिया जा सकता था, क्योंकि रमा देवी का टिकट तो पहले ही काट दिया गया और वो सीट जदयू के खाते में चली गई और वहाँ पर लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं। जदयू की लिस्ट में 2 महिला को टिकट दिया गया। उन्होंने स्पष्ट भी किया था, अति पिछड़ा समाज से 6, पिछड़ा समाज से 5, 3 स्वर्ण, 1 अल्पसंख्यक समुदाय से। मतलब पिछड़ों का टिकट देने का काम नीतीश कुमार के हवाले कर दिया गया कि आप इस वर्ग को साधिए, हम स्वर्ण समाज को साधते हैं। और जो बाकी बचे हुए दल हैं और जितनी भी जातियां हैं उनके हिसाब से उनको टिकट देकर समायोजन करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि कहा जा रहा था, आप इसके पहले भी मैंने एक बार बताया था, जब विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया था और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, तो उसमें भूमिहार कोई भी नहीं था। लेकिन अभी जो टिकट अनाउंस हुआ, इसमें 2 भूमिहार जाति से टिकट दिया गया।
तो कहीं ना कहीं उन्हें साधने की कोशिश की गई। वहीं सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में तो जगह दी गई, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को टिकट नहीं दिया गया। तो ये सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल जहां ये उठ रहा था, जहां एनडीए ये दावा कर रही है कि हम 40 में 40 सीटें जीतेंगे, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे बहुत सारे प्रत्याशियों का टिकट बदला जाएगा, लेकिन टिकट उन्हीं को रिपीट किया गया। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों को इस बार रिपीट किया गया है उनके लिए भी ये क्लियर मैसेज है कि अगर आप जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, ये उनका अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद इन लोगों को टिकट निश्चित तौर पे नहीं मिलेगा। चाहे वो गिरिराज सिंह की बात कर ले, पटना साहिब से स्पष्ट हो गया था कि रविशंकर प्रसाद, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, ये तमाम लोग जो थे इनके टिकट कटने लगभग, राधा मोहन सिंह, इन सारे लोगों के एकदम फिक्स थे कि इनकी टिकट कटेंगे, इनके जगह पे नए कैंडिडेट उतरेंगे, क्योंकि एज फैक्टर बताया जा रहा था। लेकिन इन तमाम लोगों को रिपीट किया गया। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एनडीए में भाजपा की ओर से मोदी फैक्टर और जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार, क्या सिर्फ ये दो लोग अपने जो कैंडिडेट को इन्होंने उतारा है, क्या इन्हें जीत दिलाने की गारंटी 100% सिक्योर्ड है? इसीलिए किसी नए नामों की चर्चा नहीं हुई, कोई किसी तरह का समीकरण बैठाने की चर्चा नहीं की गई। इस लिस्ट से तो यही समझ में आता है कि इसमें पूरा पूरा मोदी फैक्टर चलेगा, जो भी सीटें हैं। और एकदम जो सीटें क्लियर आ रही थी, जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो जहां पे विनेबिलिटी बहुत कम, कैंडिडेट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी लागू है, जहां पे जातीय समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, उसके बावजूद भी वैसे कैंडिडेट को उतारे गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गेम प्लान का हिस्सा है। इसको समझने की जरूरत है, इसको आप भी समझिए। इस पूरे जो कैंडिडेट का अनाउंस हुआ एनडीए की ओर से, उसमें यही समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा फैक्टर मोदी है और मोदी के नाम पे ही चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है 2024 का, और वो सबसे बड़े कैंपेनर हैं ही। इसलिए कोई भी कैंडिडेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट तौर पे क्लियर हो गया। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की भी बात करनी जरूरी है। जिस प्रकार से लालू यादव टिकटों का वितरण कर रहे हैं बिना किसी अलायंस पार्टनर के सहयोग से, बिना बातचीत के, जिस प्रकार से टिकट बांटा जा रहा है, कई जगहों पे सेम सिचुएशन, बिना जातीय समीकरण के बोरो प्लेयर को उतारा जा रहा है। ये स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि लालू यादव अपने मन मुताबिक टिकटों का वितरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पे ला दिया है। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, देखिए जो जो सीटों पर कांग्रेस मजबूत है और चुनाव लड़ना चाहती है, उन तमाम सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट को सिंबल दे देना, ये क्या दिखा रहा है? क्या लालू यादव दबाव में है? क्योंकि अभी तक की अगर घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यह हकीकत होता हुआ दिखाई देता है, या फिर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वो लड़ रहे हैं और बीजेपी को सीधे तौर पे बिहार में वॉक ओवर देने की तैयारी हो रही है कि आपका चुनाव है, आप आराम से जीतिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम विधानसभा में मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी तक के समीकरण तो यही दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस औरंगाबाद लड़ना चाहती थी, वहां उन्होंने अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया, जदयू से आए हुए। बेगूसराय सीट सीपीआई को दे दी, जहां कन्हैया कुमार पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, अब कांग्रेस में है, उनको साफ करने की कोशिश की गई। और सबसे मजेदार बात हो गई पूर्णिया में, जहां पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया अभियान कई दिनों से चला रहे थे और पूर्णिया कन्फर्मेशन सीट को लेकर ही उन्होंने अपने दल का विलय किया कांग्रेस के साथ। वहीं खबरें चलने लगी कि बीमा भारती जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई, उन्हें पूर्णिया से लड़ाने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि पटना साहिब सीट पे भी आरजेडी चाह रही है कि वो अपने कैंडिडेट को उतारे। सासाराम में वैसे ही पेश फंसा हुआ है। मतलब जहां पे कांग्रेस मजबूत है, वहां पर आरजेडी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने पे पूरी तरह से तुली हुई है। ये टिकट के बंटवारे में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई साठगांठ है और कांग्रेस को जहां वो पहले थी, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे, महागठबंधन के साथ सरकार उन्होंने बनाई थी, उसके पहले आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और नीतीश कुमार के आने के बाद नीतीश कुमार के अप्रोच से ही कांग्रेस इधर आई थी और उसके बाद ये समीकरण बनाया गया था कि इंडी अलायंस में सभी को शामिल करके और ये जो देशव्यापी गठबंधन बनेगा, इसमें बिना कांग्रेस के सहयोग से ये गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के छोड़ते ही ये देश में तो धाराशाही हुई ही, बिहार में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि एक दूसरे से ही लड़ने के लिए तैयार खड़ी दिखाई दे रही है। जब ये एनडीए में स्पष्ट हो गया कि मुकेश सहनी नहीं आएंगे, पशुपति पारस बाहर हो गए, तो कहा जा रहा था कि आरजेडी के साथ महागठबंधन के सहयोग से उधर से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक खबरें यही है कि मुकेश सहनी को लेकर कोई भी बातचीत अभी तक फाइनल नहीं हुआ है।
अब सोचिए, नॉमिनेशन का डेट हो चुका है, नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, चुनाव सर पे आ गया है, लेकिन बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक तकरार बरकरार बना हुआ है। कल ही तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली गए हैं। क्या वहां शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत होती है? सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला होता है? कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें देने की बात चल रही है, जबकि पिछले बार कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। इस बार 5 से 6 सीट ही देने की बात की जा रही है, इससे ज़्यादा सीट ही नहीं देने की बात की जा रही है। और अगर आप इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर लालू यादव यहां कांग्रेस को दबा देते हैं तो निश्चित तौर पे विधानसभा में कांग्रेस को जो पिछले बार 70 सीटें दी गई थी वो तो कहीं से भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लालू यादव को यह लगता है कि तेजस्वी यादव के सामने या उनके समकक्ष का कोई भी नेता खड़ा न हो, इसके लिए भी चाहे कन्हैया कुमार की बात हो या पप्पू यादव की बात हो, इन तमाम नेताओं को साइडलाइन करने का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्या ऐसे में कांग्रेस और महागठबंधन बिहार में कायम रहेगा या फिर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी? पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ भी हो जाए मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में अगर राजद अपना कैंडिडेट उतार देती है तो निश्चित तौर पे पप्पू यादव पूर्णिया से उनके कैंडिडेट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा दिख रहा है कि आपसी मतभेद में, और जहां पर 1 to 1 फाइट की बात हो रही थी, वहां पर अगर यही सिचुएशन रहा तो ट्रायंगुलर हो जाएगा और निश्चित तौर पे इसका फायदा भाजपा को मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। या यूं कहें कि एनडीए के लिए ये चुनाव बिहार में बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या इसी की पटकथा लिख रहे हैं लालू यादव? ये भी समझना पड़ेगा। 1-2 दिनों में अगर ये समीकरण नहीं बनता है महागठबंधन का, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ से बिहार से एनडीए को वॉक ओवर देने की तैयारी स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देने लगेगी। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी है जो इसमें जुड़ेंगे। अगर मुकेश सैनी से सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो क्या मुकेश सैनी चुनाव नहीं लड़ेंगे? जो इतने दिनों से कैंपेनिंग करके अपने समाज को गंगाजल देकर शपथ दिला रहे थे, उनका क्या होगा? पशुपति पारस क्या करेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर इन्होंने अपने कैंडिडेट को इन लोगों के खिलाफ उतारा तो निश्चित तौर पे ये एनडीए के लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब उपचुनाव हुए थे तो मुकेश सहनी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, 10-20 हज़ार वोट वो ले आते। तो जो ऐसी सीटें हैं जहाँ पे एनडीए फंस सकती है, अगर मुकेश सहनी वहाँ पे अगर अपने कैंडिडेट को उतार दें तो सीधा सीधा फायदा
भाजपा को हो जाएगा। अगर सीमांचल की बात करें, वहाँ पे राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ आ जाए और ओवैसी फैक्टर उसमें शामिल हो जाए तो सीधा ध्रुवीकरण हो जाएगा वोटों का, मुस्लिम बढ़ जाएंगे, इसका सीधा फायदा भाजपा को हो जाएगा। तो अभी तक के आसार यही दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या नैरेटिव सेट होता है ये तो 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम घटी है इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि लालू यादव कहीं ना कहीं से मैनेज हो गए हैं क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह बन गया है। देखते हैं 24 से 48 घंटों में क्या कुछ नया निकल कर आता है, उस पर नज़रें रहेगी। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ोनपे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। अगर एनालिसिस पसंद आए तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन ले सकते हैं। अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।